Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ ये है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी जैसे कि आप जानते भी हैं हार्डी के बारे में कि थॉमस हार्डी जो है वो एक पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट हैं, एक निराशावादी उपन्यासकार हैं। और हार्डी का जो अप्रोच है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक तो ये चीज ध्यान रखना, पेसिमिस्टिक। हार्डी जो है वो कैसे हैं, पेसिमिस्टिक अप्रोच वाले हैं। और दूसरा इसके साथ साथ याद रखना इनका रीजन क्या है, इनका रीजन है वेसेक्स। वेसेक्स इनका पर्टिकुलर रीजन है। तो हार्डी कैसे उपन्यासकार हैं, हार्डी पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट है। हार्डी का रीजन क्या है, हार्डी का जो क्षेत्र है इनके उपन्यासों में वो वेसेक्स है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका बर्थ कब हुआ था, वेयर वाज हार्डी बॉर्न। तो हार्डी के बर्थ की बात आए तो दोस्तों 1840 ये आंसर होगा। ये हम बात कर रहे हैं किसकी, हार्डी के बर्थ की। ये आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कल आपको टॉप 50 क्वेश्चंस आपको कराए थे, उनमें भी मैंने आपको बताया था। आज मैं हार्डी की लाइफ से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इसके साथ साथ दोस्तों ज्यूड दी ऑब्सक्यूर की स्टोरी भी आज मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आपको दोनों चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। जो ज्यूड दी ऑब्सक्यूर इनकी कहानी है दोस्तों, ये जो स्टोरी है ज्यूड दी ऑब्सक्यूर, ये कहानी ज्यूड की कहानी है। ज्यूड मुख्य किरदार है इस कहानी में। और इसके साथ साथ ज्यूड का जो रिलेशन है वो एरबेला के साथ होता है, वो स्यू के साथ होता है। अब देखने वाली बात ये है कि किसको वो फाइनली चूज करता है, एरबेला को या स्यू को। तो ये आप स्टोरी का जो दूसरी वीडियो है मैंने जिसमें आपको सेंड कर दिया है, उसे आप जरूर सुने और उससे आपको पता चल जाएगा। पूरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये सेक्सुअल रिलेशनशिप के आधार पर लिखी हुई कहानी है और स्पेशली जो एक इंटरचेंज ऑफ रिलेशनशिप होती है उसको इसमें दिखाया गया है। और इसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप के कल्चर को भी इसमें रिप्रेजेंट किया गया है और इलिसिट रिलेशनशिप को भी इसमें रिप्रेजेंट किया गया है और दूसरा जो रिलीजियस स्केप्टिसिज्म होता है उसको भी इस उपन्यास में दर्शाया गया है, जो कि इसकी थीम के रूप में भी हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि हार्डी एक पेसिमिस्टिक नॉवलिस्ट है। हार्डी का रीजन क्या है, वेसेक्स है। हार्डी का बर्थ कब हुआ, 1840 में हार्डी का बर्थ हुआ। और हार्डी की डेथ की बात करें तो हार्डी की डेथ 1928 में हार्डी की डेथ हुई थी। कब हुई थी, हार्डी की डेथ कब हुई थी, 1928 में हार्डी की डेथ हुई थी। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कि हार्डी का जो हम बात करते हैं हार्डी का फर्स्ट नॉवेल कौन सा था। अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डीज फर्स्ट नॉवेल, इनमें से हार्डी का फर्स्ट नॉवेल कौन सा था। द पुअर मैन एंड द लेडी। याद रखना दोस्तों, द पुअर मैन एंड द लेडी ये क्या है, ये हार्डी का फर्स्ट नॉवेल है। रिमेंबर दैट, हार्डीज फर्स्ट नॉवेल की बात करें तो हार्डी का फर्स्ट नॉवेल क्या है, हार्डी का फर्स्ट नॉवेल है द पुअर मैन एंड द लेडी। क्या है, द पुअर मैन एंड द लेडी। अब एक क्वेश्चन और आता है कि हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। दोस्तों हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था, ये आप सभी जानते हैं, ऑर्डर ऑफ मेरिट। हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट किसने कन्वर्ट किया था, कौन था वो जिसने हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए मेरिट दिया। तो दोस्तों आपका आंसर होगा जॉर्ज फिफ्थ। जॉर्ज फिफ्थ ने हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए ऑनर किया था। इतना क्लियर है, ठीक है। तो हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला, किससे मिला, जॉर्ज फिफ्थ से मिला। अब इसके बाद दोस्तों एक वर्क आता है फेमिनिस्ट रीडिंग और हार्डी। फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी किसने लिखा, जो फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी है इसको किसने लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। हार्डी के ऊपर लिखा गया है, फेमिनिस्टिक अप्रोच को रिप्रेजेंट किया गया है। और क्वेश्चन क्या है, फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी ये किसने लिखा, ये पैट्रिसिया, ठीक है, पैट्रिसिया ने लिखा था। याद रख लेना, पैट्रिसिया इनगैम। पैट्रिसिया इनगैम ने ये वर्क लिखा था। और वर्क क्या है, अ फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी। मैं लिख देता हूं, चलो वर्क का नाम भी, अ फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी। दिस इज द वर्क, अ फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी वाज रिटन बाय पैट्रिसिया इनगैम।
दोस्तों अब मैं जो आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेन वर्क मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं हार्डी का, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यूड दी ऑब्सक्यूर से पूछा जाता है, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से पूछा जाता है, रिटर्न ऑफ नेटिव से पूछा जाता है, टिस ऑफ द डर्बाविल से पूछा जाता है। तो ये मेजर क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। बाकी आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर, एमसीक्यूज के तौर पर इनको तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नया राइटर, न्यू ऑथर, न्यू पोइट जो भी है, हम अपना नेक्स्ट राइटर देखेंगे इसके बाद। लेकिन आप इनको अच्छी तरह से तैयार कीजिए, इनके फैक्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। तो इतना आपके क्लियर है कि जो ये वर्क है दोस्तों, फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी, फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी जो है ये किसने लिखा है? पैट्रिशिया इनगैम का वर्क है। फेमिनिस्ट रीडिंग ऑफ हार्डी किसका वर्क है? पैट्रिशिया इनगैम का ये वर्क है। और हार्डी कहाँ की कैसे नॉवेलिस्ट है दोस्तों? ये वेसेक्स नॉवेलिस्ट के रूप में हार्डी हमें देखने को मिलते हैं। हार्डी की अप्रोच क्या है? हार्डी की अप्रोच है पेसिमिस्टिक अप्रोच। हार्डी ने कहां से स्टडी की थी? आपको पता ही है कि किंग्स कॉलेज से स्टडी की थी, लंदन के किंग्स कॉलेज से स्टडी की थी। अब इनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स था वो क्या था? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, हार्डी का फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या था दोस्तों? फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कौन सा था हार्डी का? तो आपका आंसर होगा वेसेक्स पोएम्स। क्या था दोस्तों? वेसेक्स पोएम्स। जो वेसेक्स पोएम्स थी ये इनका हार्डी का फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क्स के रूप में देखने को मिलता है। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क्स के रूप में जाना जाता है क्या? वेसेक्स पोएम्स। तो हार्डी का वेसेक्स पोएम क्या था? वेसेक्स पोएम हार्डी का फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क्स था, कविताओं का फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क इनका क्या था? हार्डी का वेसेक्स पोएम्स। अब इसके बाद दोस्तों इसमें कैरेक्टर आता है माइकल हेंचार्ड की पत्नी का नाम क्या था? माइकल हेंचार्ड। अब तो ये समझिए कि हेंचार्ड ये कैरेक्टर कहाँ का है? हेंचार्ड देखो, जो कहानी मैंने आपको पढ़ा दी आपको मालूम ही होगा, कहानी पता चल गई होगी। बहुत अच्छी तरह से दिल से मैंने आपको पढ़ाया है, आपने भी उसी तरह से स्टडी की होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। माइकल हेंचार्ड की पत्नी का नाम क्या था? माइकल हेंचार्ड की पत्नी का नाम था सूजन। सूजन था दोस्तों। एक चीज और याद रख लेना, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था रिटर्न ऑफ, सॉरी ये जो सूजन नॉनसच का कैरेक्टर कहाँ आया था, उसमें मैं नॉनसच जो है वो माइंड से मेरे वो ऑफ हो गया, देखना ज्यादा है, तो मैं सूजन को उसको कंसीडर कर लिया और मैंने आपको उसका आंसर बताया था कि मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। लेकिन सूजन आ जाए तो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज है, और सूजन नॉनसच आ जाए क्योंकि एक रस्टिक कैरेक्टर है सूजन नॉनसच, और सूजन नॉनसच का कैरेक्टर हमें द रिटर्न ऑफ नेटिव में देखने को मिलता है, जो कि एक रस्टिक कैरेक्टर है। उसको सही कर लेना उस क्वेश्चन को दोस्तों। तो और आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो माइकल हेंचार्ड, एलिजाबेथ का कैरेक्टर, डोनाल्ड फार्फ्रे का कैरेक्टर, लुसेटा। लुसेटा कहां की रहने वाली है दोस्तों? लुसेटा वो है जिसके साथ माइकल हेंचार्ड हीथ लेजर का अफेयर हो गया था, और इन दोनों का जो अफेयर हुआ था, ठीक है, और किस स्थान पर हुआ था? जर्सी में हुआ था। अब ये पहनने वाली जर्सी में नहीं हुआ, ये स्थान का नाम है जर्सी। तो जर्सी में माइकल हेंचार्ड और लुसेटा का अफेयर हुआ था। तो ऑब्वियसली वो कहां की रहने वाली है? वो जर्सी की रहने वाली है। लुसेटा कहां की रहने वाली लेडी है दोस्तों? लुसेटा है जर्सी की रहने वाली लेडी। अब हार्डी का रीजन आपको पता ही कि हार्डी का रीजन क्या है? हार्डी का रीजन है हमारा वेसेक्स। अब इसके बाद दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन आता है हीथ। हीथ का किरदार आपको कहां देखने को मिलता है? हीथ जो है अपने आप में एक प्लेस है, लेकिन प्लेस होकर भी एक कैरेक्टर के रूप में काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। और ये जो हीथ का प्लेस है ये हमें कौन से वर्क में हार्डी के देखने को मिलता है? हार्डी के कौन से वर्क में देखने को मिलता है हीथ का प्लेस? तो दोस्तों आपका आंसर होगा द रिटर्न ऑफ नेटिव। द रिटर्न ऑफ नेटिव में हीथ प्लेस हमें देखने को मिलता है, वो हीथ जहां पर मिसेस योब्राइट रहती हैं, ठीक है ना। मिसेस योब्राइट जो रहती हैं उस हीथ की हम बात कर रहे हैं, तो ये वो है। अब एक क्वेश्चन और, जो क्लिम था, क्लिम जो अपने नेटिव विलेज लौटा था, क्लिम क्या करना चाहता था? क्या बनना चाहता था वो? सो ही वांटेड टू बी ए स्कूल मास्टर। क्या बनना चाहता था दोस्तों? वो एक स्कूल मास्टर बनना चाहता था। ही वांटेड टू स्टार्ट अ स्कूल इन द विलेज। वो स्कूल को स्टार्ट करना चाहता था। ऑन द अदर हैंड यूस्टेशिया की इच्छा क्या थी? मैंने आपको बताया था यूस्टेशिया वाई जो है उसकी इच्छा क्या थी? यूस्टेशिया की इच्छा क्या थी? यूस्टेशिया वांटेड टू गो पेरिस।
यूस्टेशिया पेरिस जाना चाहती थी और उसने पेरिस जाने के लिए ही किससे शादी की थी? उसने पेरिस जाने के लिए ही शादी की थी क्लिम्योब्राइट से। अब एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें दोस्तों, क्लोज्ड डोर इंसिडेंट। क्लोज्ड डोर इंसिडेंट। अब ये क्लोज्ड डोर इंसिडेंट क्या है और किस वर्क का ये पार्ट है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसको हम बोलेंगे बंद दरवाजे वाली घटना। क्या कहेंगे इसको हम? बंद दरवाजे वाली घटना, जिसको क्लोज्ड डोर इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। ये बंद दरवाजे वाली घटना है, क्लोज्ड डोर इंसिडेंट। अब बंद दरवाजे वाली घटना किस में आती है? द रिटर्न ऑफ नेटिव में आती है। और कब आती है? जब विल्डी, जो कि यूस्टेशिया का पुराना प्रेमी है, उसको पता चलता है कि यूस्टेशिया दुखी है। जब वो उससे मिलने आता है तो एक दिन वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसके घर ही उससे मिलने पहुंच जाता है। और उस समय यूस्टेशिया का पति क्लिम्योब्राइट सोया हुआ था और दोनों अंदर प्रवेश करते हैं, दोनों के बीच में लव होता है। और उसी बीच में ये बात उसी बीच में जो दृश्य है वो परिवर्तित होता है और जो मिसेज योब्राइट है उनको रियलाइज होता है कि अब मुझे अपने बच्चों को अपना लेना चाहिए, अपनी डॉटर इन लॉ को अपना लेना चाहिए। और वो उनको अपनाने के लिए उनके यहाँ पर जाती है। लेकिन जब वो वहां पर जाती है तो वो विल्डी को देख लेती है तो उसको एहसास हो जाता है कि क्या हुआ होगा। और दोस्तों उसी बीच में जब वो वहां से बेचारी दुखी मन से लौटती है तो उसको सांप काट लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यही तो था क्लोज्ड डोर इंसिडेंट, ठीक है ना। ये क्लोज्ड डोर इंसिडेंट था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि बंद दरवाजे वाली जो घटना है वो कैसी घटना है, जो बंद दरवाजे वाली घटना है और ये किस वर्ग की घटना है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि थॉमस हार्डी ने जो ऑनरेरी डिग्री थॉमस हार्डी को मिली वो कहां से मिली? तो दोस्तों दोनों ही यूनिवर्सिटी से मिली थी, कैम्ब्रिज से भी मिली थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों से उसको ऑनरेरी डिग्री हार्डी को मिली थी। अब हार्डी किसके बेटे थे, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आपका आंसर होगा हार्डी एक मैसॉन के बेटे थे। किसके बेटे थे? एक मैसॉन के बेटे थे। अब इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था द ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवेल। द ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवेल ये क्या है? हार्डी का एक वर्क है ये, द ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवेल। याद रखना दोस्तों, द ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवेल। अगर जो आपके ये तैयार हो गया हो तो इसे मैं रब कर दूं। द ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल क्या है ये? दोस्तों ये जो है द ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल, ये हार्डी का वर्स प्ले है। याद रखना क्या है ये? हार्डी का वर्स प्ले है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थॉमस हार्डी का। क्या क्वेश्चन है? द ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल इज हार्डीज वर्स प्ले। ये हार्डी का एक वर्स प्ले है। याद रख लेना, हार्डी का क्या है? वर्स प्ले। हार्डी का एक उपन्यास है जिसकी हीरोइन को प्योर वुमेन का दर्जा मिला है। उसमें उसकी जो हीरोइन है वो प्योर वुमेन के नाम से जानी जाती है। कौन सा उपन्यास है? जल्दी से, अब मैं सोच रहा था लाइव है, सॉरी आप क्या बताएंगे, मैं ही बता देता हूं दोस्तों। टेस ऑफ द डर्बरविल्स। टेस ऑफ द डर्बरविल्स में किसको प्योर वुमेन का दर्जा दिया गया है? टिस को प्योर वुमेन का दर्जा मिला है टिस ऑफ द डर्बरविल्स में। अब टिस का जो संबंध है, टिस चाहती किसको है? टिस चाहती है एंजिल को, और दूसरी तरफ जो टिस के साथ जो एक रिलेशन में है या फिर टिस को सेड्यूस करने वाला व्यक्ति कौन है? वो एलिक है। दोस्तों वो गाना सुना होगा आपने कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। तो वही सिचुएशन है यहाँ पर कि एंजिल उससे प्यार करता है और दूसरी तरफ एलिक जो है वो उसके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहता है और उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि एलिक को सेक्सुअल पॉजेसिवनेस दिखाया गया है, उधर एंजिल को एक लव के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
ये स्टोरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और फाइनली टिस क्या करती है, टिस एलिक को मार देती है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि टिस किसको एंजिल से कहती है कि उसके साथ वो शादी कर ले। तो दोस्तों याद रखना, टिस की बहन थी लीजा लू, तो लीजा लू के लिए कहती है कि उससे शादी कर ले। और कारण क्या था, कारण यही था कि उसको ये लग रहा था कि कहीं जो मेरी स्थिति हुई है वही इसकी स्थिति ना हो जाए। दोस्तों हार्डी का वर्क है वेसेक्स टेल्स। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि वेसेक्स टेल्स जो हार्डी का वर्क है, when was it published, ये कब पब्लिश हुआ था। तो योर आंसर विल बी 1912। क्या आंसर होगा आपका, 1912 आपका आंसर होगा। 1912 में वेसेक्स टेल्स बाय हार्डी वाज पब्लिश्ड। वेसेक्स टेल्स जो हार्डी का वर्क है कब पब्लिश हुआ था, 1912 में वेसेक्स टेल जो था ये पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था, 1912 में। इसके बाद दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है कि जो लास्ट टाइम था हार्डी का, वो हार्डी ने कहां पर स्पेंड किया था, कहां पर स्पेंड किया था। तो जो डॉर्सेट था उसका, हार्डी का जो प्लेस था, नेटिव प्लेस, तो वहां पर ही उसने उस स्थान को पर ही अपना जो लास्ट टाइम था हार्डी ने वो स्पेंड किया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि डिगोरी वैन जो है ये किस वर्क का कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, और या फिर रिडलमैन का कैरेक्टर हमें किस वर्क में देखने को मिलता है। तो आपका आंसर क्या होगा, रिटर्न ऑफ नेटिव आंसर होगा। अगर जो क्वेश्चन ये आ जाए कि स्यू और जूड के कितने बच्चे थे, स्यू और जूड कौन से मैं नॉवेल की बात कर रहा हूं दोस्तों, जूड दी ऑब्सक्यूर की बात कर रहा हूं। उस जूड दी ऑब्सक्यूर की जिसमें जो जूड है वो बनना क्या चाहता है, जूड बनना चाहता है एक अच्छा स्कॉलर बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, वो एक स्कॉलर बनना चाहता है। और इसी वजह से वो जो लैटिन भाषा है, फ्रेंच लैंग्वेज है, उसकी स्टडी करता है, इंग्लिश की भी स्टडी करता है अच्छे स्कॉलर बनने के लिए। लेकिन उसी बीच में उसका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, रादर वी कैन से सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन उसका हो जाता है। जो एरबेला है, मिस एरबेला जूड के कांटेक्ट में आती है, जूड के साथ उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, और उसी बीच में वो जूड के सेक्स के कारण वो इतनी प्रभावित हो जाती है कि वो उससे शादी करने का उसको मतलब एक तरह से उसका भी जाल बिछाती है, उसको ट्रिकरी, वो उससे शादी कर लेती है ये बोलकर कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे की वो मां बनने वाली है। इस तरह से वो उससे शादी कर लेती है। अब शादी हो जाती है, लेकिन शादी के कुछ समय बाद देखो अरबेला जो है वो दूसरी तरफ मूव हो जाती है, वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, वहां पर वो एक और शादी कर लेती है। और इसी बीच में ये जो अपने सपने को जो एक आगे अपने सपने की तरफ जो जूड बढ़ रहा था वो थोड़ा थोड़ा पूरा होता हुआ दिखाई देता है, और वो अपने स्कॉलर बनने की राह पर आगे बढ़ता है, और उसको जिस यूनिवर्सिटी में प्रवेश चाहता था वहां पर प्रवेश भी मिल जाता है, और वहां पर उसकी मुलाकात अपनी कजिन स्यू से होती है। अब स्यू जो है, स्यू और वो दोनों आपस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब इसी बीच में एक किरदार की एंट्री और यहां पर हो जाती है, जिससे स्यू की मुलाकात हो जाती है, और स्यू उसके लिए जूड को छोड़ देती है। अब बात यह है, जिसके लिए जूड को छोड़ा है, क्या स्यू उसे भी छोड़ देगी? इस बात को जानना है तो दोस्तों मैंने आपको स्टोरी सेंड कर दी है जूड दी ऑब्सक्यूर की, उसको आप अच्छी तरह से सुन लें एक बार, और एक बार सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरह से वो तैयार हो जाएगी। उम्मीद है कि आप ढंग से पढ़ लेंगे उसे। अब बात हम कर रहे थे कि स्यू के कितने बच्चे हैं, तो 2 बच्चे होते हैं। और एरबेला और जूड के कितने बच्चे होते हैं, 1 बच्चा होता है। और स्यू के तीसरा बच्चा एक्सपेक्टेड था, बट वो मिसकैरेज हो जाता है, इतना भी याद रख लेना। तो मिसकैरेज का जो एपिसोड है, मिसकैरेज वाली जो घटना है, वो किस उपन्यास में हार्डी के दिखाई गई है, वो हार्डी के जूड दी ऑब्सक्यूर में उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और देखो जिस तरह से दोस्तों किलिम टीचर बनना चाहता था, स्कूल मास्टर बनना चाहता था, उसी तरह से यहां पर जो जूड है, ही वांटेड टू बी ए स्कॉलर, एक फार्मर फैमिली का व्यक्ति है, लेकिन वो क्या बनना चाहता है, वो स्कॉलर बनना चाहता है। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद दोस्तों एक ही क्वेश्चन ये आता है कि थॉमस हार्डी को इंस्टीट्यूट्स प्राइज जो है, ये प्राइज होता है लिटरेचर में प्राइज होता है, तो इंस्टीट्यूट्स प्राइज हार्डी को दिया गया था।
हार्डी को इंस्टीट्यूट प्राइज भी दिया गया था, हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट से भी नवाजा गया था। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हार्डी को इंस्टीट्यूट प्राइज कब मिला था, हार्डी को इंस्टीट्यूट प्राइज कब मिला था, ये क्वेश्चन बनता है। दोस्तों क्या चीज की बात मैं कर रहा हूं, इंस्टीट्यूट प्राइज की बात कर रहा हूं कि हार्डी को इंस्टीट्यूट प्राइज कब मिला था। योर आंसर विल बी 1863, 1863 में, 1863 में हार्डी को इंस्टीट्यूट प्राइज मिला था। याद रख लेना, हार्डी को क्या मिला था, हार्डी को इंस्टीट्यूट प्राइज मिला था, कब मिला था, 1863 में मिला था, 1863 में मिला था। अब हार्डी कैसे हैं, मतलब हार्डी की बात करें, हार्डी की लाइफ की बात करें, हार्डी के बिलीफ की बात करें, तो हार्डी की जो बिलीफ है दोस्तों वो एग्नोस्टिक है। याद रखना, हार्डी वॉज अ मैन ऑफ एग्नोस्टिक बिलीफ, हार्डी एग्नोस्टिक बिलीफ का व्यक्ति था, ठीक है ना। हार्डी कैसा व्यक्ति था, हार्डी एग्नोस्टिक बिलीफ का व्यक्ति था। अब ये एग्नोस्टिक होता क्या है, किसको एग्नोस्टिक कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो डाउट में रहता है वेदर द गॉड एग्जिस्ट और नॉट, कि भगवान है भी या नहीं है, इस बात को लेकर जो व्यक्ति डाउट में रहता है, एक संदेह में रहता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, उस व्यक्ति को एग्नोस्टिक अप्रोच वाला व्यक्ति कहा जाता है। और दोस्तों तो हार्डी कैसा व्यक्ति था, एग्नोस्टिक था, और जो हार्डी ने एग्नोस्टिक बिलीफ को फॉलो किया या फिर एक्सेप्टेड किया या स्टार्ट किया, तो याद रख लेना एट द एज ऑफ 27, जब हार्डी 27 साल के थे, तो हार्डी ने इस अप्रोच को, जो एग्नोस्टिक अप्रोच है, इसको उन्होंने स्टार्ट किया था, इसको उन्होंने फॉलो किया था। तो हार्डी ने जो एग्नोस्टिक बिलीफ है हार्डी का, ये कब स्टार्ट किया दोस्तों, एट द एज ऑफ 27, ठीक है, क्लियर है, एट द एज ऑफ 27। जब हार्डी कितने साल के थे, हार्डी 27 साल के थे, तब उन्होंने ये जो एग्नोस्टिक अप्रोच है हार्डी ने, उसको इन्होंने फॉलो किया था, उसको इन्होंने स्टार्ट किया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन लिया जाता है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज, अ पेयर ऑफ ब्लू आइज किसका वर्क है, ये क्वेश्चन ये आता है, पेयर ऑफ ब्लू आइज किसका वर्क है, सिंपल सी बात है, हार्डी का वर्क है। जूड द ऑब्सक्यूर किसका वर्क है, हार्डी का वर्क है। द रिटर्न ऑफ नेटिव किसका वर्क है, हार्डी का वर्क है। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज किसका वर्क है, हार्डी का वर्क है। टिस ऑफ द डर्बरवाइन्स किसका वर्क है, हार्डी का वर्क है, ठीक है ना। वेसेक्स पोएम्स किसका वर्क है, हार्डी का वर्क है। वेसेक्स टेल्स किसका वर्क है, हार्डी का वर्क है। तो इन चीजों को आपको दिमाग में बिठा लेना है। डेस्परेट रेमेडीज किसका वर्क है, हार्डी का वर्क है। तो इनको दिमाग में आपको फिट कर लेना है और इजीली आपके तैयार भी हो जाएगा। हार्डी के अब हम बात करते हैं दोस्तों, हार्डी के जो हीरो होते हैं, हार्डी के जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, जनरली वी फाइंड द प्रोटैगनिस्ट इन द वर्क्स ऑफ हार्डी फ्रॉम द लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी, फ्रॉम द डाउन अर्थ सोसाइटी, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति वो होते हैं। कहने का मतलब पुअर जो कम्युनिटी होती है, जो पुअर एक सोसाइटी होती है, उसके किरदार वो लेता है। उधर हम टिस की बात करें तो एक डेयरी मेड है। अगर जो हम हेंचार्ड की बात करें तो हेंचार्ड क्या है, हेंचार्ड आपका एक हेयर ड्रेसर के रूप में दिखाई पड़ता है, एक घास काटने वाला व्यक्ति है, लेकिन बन क्या जाता है, मेयर बन जाता है, फिट एंड चांस वर्क करता है। और किस प्रकार से हीरो का उत्थान जो होता है, ऊपर की तरफ उठता है, कब नीचे की तरफ आता है, वो सारी बातें वहां पर देखने को मिलती हैं। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि हार्डी को किस फील्ड में पॉपुलैरिटी मिली, पोएम राइटिंग में, नॉवेल्स राइटिंग में, या फिर एज ए ड्रामेटिस्ट। तो योर आंसर विल बी एज ए नॉवेलिस्ट। हार्डी की जो पॉपुलैरिटी थी दोस्तों, वो किस रूप में थी, वो नॉवेलिस्ट के रूप में थी। अब इसके बाद दोस्तों इनका ये क्वेश्चन आता है, इनका जो वर्क है डायनेस्ट, इनका एक वर्क है डायनेस्ट। डायनेस्ट की थीम क्या है, डायनेस्ट किस थीम पर आधारित है, तो योर आंसर विल बी नेपोलियन वॉर। क्या आंसर होगा आपका, नेपोलियन वॉर। डायनेस्ट की थीम किस पर आधारित है दोस्तों, डायनेस्ट की थीम आधारित है नेपोलियन वॉर पर। किस पर आधारित है, जो नेपोलियन वॉर है उस पर डायनेस्ट की थीम हमारी डिपेंड करती है, उस पर आधारित होती है डायनेस्ट की थीम। आई होप कि इतना आपके इजीली क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, जो ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल है, जो ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल है इनकी, ठीक है ना, किसका वर्क है, ये हार्डी का वर्क है। कैसा वर्क है, ये एक वर्स प्ले है। वेसेक्स टेल्स कब पब्लिश हुआ, 1912 में वेसेक्स टेल पब्लिश हुआ। और इंस्टीट्यूट प्राइज इनको कब मिला, 1863 में इनको इंस्टीट्यूट प्राइज मिला।
हार्डी का बिलीफ कैसा है, एग्नोस्टिक बिलीफ है हार्डी का। और इन्होंने इस बिलीफ को किस एज में एक्सेप्टेड किया, 27 की एज में इन्होंने इस बिलीफ को एक्सेप्ट किया। क्लोज डोर इंसिडेंट किस वर्क से रिलेटेड है, हार्डी के रिटर्न ऑफ नेटिव से रिलेटेड है। जूड द ऑब्सक्यूर जो है किसका वर्क है दोस्तों, ये हार्डी का वर्क है, जूड द ऑब्सक्यूर। इसमें मैंने आपसे पूछा है जो स्यू है, स्यू के कितने बच्चे होते हैं, स्यू और जूड के 2 बच्चे होते हैं। और थर्ड टाइम शी वाज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट भी होती है। लेकिन वो जो बच्चा होता है, तीसरा बच्चा, क्या वो उसको जन्म देती है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या वो उसको जन्म देती है? तो आपका आंसर होगा नहीं, वो उसको जन्म नहीं देती, मिस कैरेज हो जाता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, जो टिस ऑफ द डर्बाविल्स है उसमें टिस को क्या दर्जा दिया गया है, टिस को प्योर वुमेन कहा गया है। अब एक क्वेश्चन और भी आता है, टिस की तुलना एक एनिमल से की जाती है। जो टिस है उसकी तुलना हम किससे करते हैं, एनिमल से करते हैं। उस एनिमल का नाम आप बताइए, किस एनिमल से टिस की तुलना की जाती है? तो दोस्तों आपका आंसर होगा डियर। किससे तुलना की जाती है, डियर से तुलना की जाती है। टिस की तुलना किससे करते हैं हम, डियर से करते हैं, यानी कि हिरन से टिस की तुलना की जाती है। हिरन से किसकी तुलना की जाती है, टिस की तुलना की जाती है। टिस क्या प्योर वुमेन है? डू यू एग्री द फैक्ट, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो आप बोलेंगे यस वी डू, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि टिस जो है, टिस ने कुछ भी नॉइंगली नहीं किया था, वो सब कुछ उसके साथ हुआ था। और जो टिस का डिसीजन था एलिक को मारने का, वो क्यों हुआ, क्योंकि उसके प्यार में वो दोबारा रास्ते में आ गया था और अब वो कोई भी कांटा अपने प्यार में नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसको उड़ा दिया, उसको मार दिया। अब इसके बाद इसमें मैंने आपको एक और क्वेश्चन ये बताया था कि वो किसके हाथ में उसका एंजिल का हाथ दे देती है? तो दोस्तों वो दे देती है अपनी बहन लीजा लू। अपनी बहन लीजा लू के हाथ में वो एंजिल का हाथ दे देती है और उससे कहती कि जिस तरह से मेरे साथ ये स्थिति हुई है वो किसी और के साथ ना हो। दोस्तों क्वेश्चन ये भी आता है कि थॉमस हार्डी जो है वो किस रूप में जाने जाते हैं, वो एज ए नॉवलिस्ट, एज ए ड्रामेटिस्ट, एज ए नॉवलिस्ट एंड पोइट, या नन ऑफ दीज? तो योर आंसर विल बी एज ए नॉवलिस्ट एंड पोइट, क्योंकि पोएट्री के फील्ड में भी हार्डी ने काम किया। वेसेक्स पोएम्स के नाम से इनको पॉपुलैरिटी भी मिली, लेकिन इतने फेमस नहीं हो पाए जितने कि नॉवेल्स के फील्ड में हार्डी ने मुकाम पाया। वो जो एक मुकाम था, एक ऐसा मुकाम जो एक पेसिमिस्टिक अप्रोच को लेकर आता है सोसाइटी में। और इनके जो अधिकतर उपन्यास है ट्रेजेडी के रूप में है दोस्तों, और उसमें क्या देखने को मिलती है, उसमें एक निराशावादी सोच देखने को मिलती है। लेकिन अगर जो आप निराशावादी सोच वाले उपन्यास पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि निराशावादी सोच को अपने ऊपर भी हावी कर ले, आपको उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं करना है, आपको तो आशावादी सोच ही रखनी है, ठीक है ना। बी ऑप्टिमिस्टिक रहिए दोस्तों। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब डेप्थ में पढ़ाने का टाइम था मैंने आपको पूरा बहुत टाइम दिया, और लेकिन अब ये जो समय है ये जल्दी में पढ़ाने का, लेकिन जल्दी में मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा ताकि सारी गहराई आपको जल्दी में पता चल जाए, और मैं कुछ भी छोड़ने वाला आपका हूं नहीं। तो आप सिलेबस को कंप्लीट होने का जो एक डर है आपके दिमाग से वो निकाल दीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस होता है पढ़ाते पढ़ाते ही चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना, और आने वाले कुछ दिनों में ही 10-15 दिन में ही आपका जो सिलेबस है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उस तरह से मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, उस तरह से ज्यादा आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप उसकी चिंता ना करें, बस केवल जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें, प्रीवियस वर्क को तैयार करते रहें, और आगे का जो है जो चल रहा है उसको आप ऐसे ही स्टडी करते रहें जैसे कर रहे हैं। और समझ में आ रहा हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, किस तरह से आपको, मतलब आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस बात को आपको मुझे बताना है। हार्डी एक लिटरेरी मूवमेंट से भी बिलोंग करते हैं दोस्तों। हार्डी जो थे वो एक लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते थे। उस कौन सा वो लिटरेरी मूवमेंट था जिससे हार्डी बिलोंग करते थे? तो आपका आंसर दोस्तों होगा नेचुरलिज्म, याद रख लेना। हार्डी किससे बिलोंग करते थे? नेचुरलिज्म से। हार्डी नेचुरलिज्म से बिलोंग करते थे। तो हार्डी किससे बिलोंग करते थे दोस्तों? नेचुरलिज्म से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा नेचुरलिज्म। तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। हार्डी जो थे वो अर्ली विक्टोरियन थे या लेट विक्टोरियन थे, ये भी क्वेश्चन आता है। हार्डी वो से अर्ली विक्टोरियन और लेट विक्टोरियन, योर आंसर विल बी लेट विक्टोरियन। हार्डी को एक मॉडर्न राइटर के रूप में जाना जाता है, ये लेट विक्टोरियन थे। तो दोस्तों आज के ये पॉइंट्स थे, ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इसके साथ
ज्यूड दी ऑब्सक्यूर की भी वीडियो आज मैंने आपके लिए बनाई है। आप इन दोनों वीडियो को आज अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, अच्छी तरह पढ़िए, दिल और दिमाग के साथ पढ़िए और डर को बिल्कुल दूर भगा दीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो उस जीत को पाने के लिए अपने अंदर से इस डर को निकाल दीजिए। अब ये ना हो कि डर के आगे जीते तो माउंटेन ड्यू पीने लग जाओ कि सर माउंटेन ड्यू पी के तो डर के आगे जीत आती है। ऐसा नहीं, केवल अपने विचारों से डर के आगे जीत आप लाइए, केवल जीत की तरफ आप बढ़िए, ऐसी सोच अपनी बनाइए। तो दोस्तों इतना ही हम रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।